नमस्कार। आज है 15 मई शुक्रवार। आज दिन भर की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने आज दिनों शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो निकल कर आ रही है चोर वाड्रा कांग्रेस को लेकर। जी हां दोस्तों, चोर वाड्रा कांग्रेस की अध्यक्ष एंटोनिया माइनो उर्फ तथाकथित सोनिया गांधी के चमचे पृथ्वीराज चव्हाण ने कांग्रेस की मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा करने वाली रणनीति का बखान कर दिया है। कल जिस तरह से पृथ्वीराज चव्हाण की तरफ से मंदिरों की संपत्ति को लेकर के एक विवादित बयान दिया गया, उस बयान से स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस की सोनिया गांधी और इस वाड्रा कांग्रेस की जो नज़र है वो मंदिरों की संपत्ति पर है, उसे हड़पना चाहती है। काली नज़र, एक तरह से बुरी नज़र जो कांग्रेस ने मंदिरों के धन पर टिका ली है। लेकिन कोरोना वायरस जैसी राष्ट्रीय आपदा के समय कोरोना की मंदिरों की कमाई और संपत्ति पर बुरी नजर रखने वाली कांग्रेस ने चर्च, गिरजाघर, मस्जिद आदि के लिए कुछ भी नहीं बोला है। यानी कि चर्च का जो पैसा है, मस्जिदों में जो पैसा आता है, उसको लेकर के एक शब्द भी कांग्रेस की तरफ से नहीं बोला गया है। लेकिन हिंदुस्तान के मंदिरों की धन और संपत्ति पर बोला गया है कि इसे सरकार अपने पास हड़प ले, इसको अपने पास रख ले और कम से कम ब्याज के ऊपर ये संपत्ति इन मंदिरों की रखी जाए और उस पैसे से राष्ट्रीय आपदा के तहत लोगों की सेवा की जाए। यानी कि सिर्फ मंदिरों को टारगेट यहाँ कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि मस्जिदों और गिरजाघरों और चर्चों के अंदर किसी तरह का कोई धन हड़पने की बात कांग्रेस की तरफ से नहीं की जा रही है। पूर्व में भी जो मंदिरों के अंदर ट्रस्ट बनी हुई है, जो भी पैसा आता है मंदिरों के अंदर, उससे काफी ज्यादा पैसा जो हर मंदिर की ट्रस्ट है सरकार को दान भी दे रही है। इसके अलावा हजारों लाखों लोगों की हर रोज सेवा भी की जा रही है, उनको खाना खिलाया जा रहा है, हर तरह की सेवा मंदिरों की तरफ से की जा रही है। लेकिन मस्जिद और गिरजाघर, चर्चों की तरफ से इस तरह की कोई खबर सुनने को नहीं मिली कोरोना काल के दौरान। और अब उन्हीं हिंदुस्तान के मंदिरों की धन और संपत्ति पर कांग्रेस की पैनी नजर रखी हुई है, हड़पना चाहती है और संपत्ति पर बुरी नजर रखते हुए चर्च, गिरजाघर के बारे में, मस्जिदों के बारे में कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया है। सिर्फ मंदिरों की संपत्ति ही सरकार हड़पे, इस तरह का बयान जो पृथ्वीराज चव्हाण बोल सकते हैं कि सोनिया गांधी के इशारे पर पृथ्वीराज चव्हाण की तरफ से इस तरह की बात है वो कही गई है। हालांकि खुद कांग्रेस के पास काफी सारी संपत्ति है। पृथ्वीराज चव्हाण अच्छी तरह से जानते हैं कि इस एंटोनिया माइनो उर्फ तथाकथित सोनिया गांधी के इटली वाले महल को बेच दिया जाए तो ये जो पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र के नेता हैं, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस राष्ट्रीय आपदा से निपटा जा सकता है, गरीबों की सेवा की जा सकती है। सिर्फ एक इटली की इस सोनिया गांधी के महल को बेचने से। इतनी संपत्ति कांग्रेसियों के पास है। पिछले 60-70 साल देश की जनता पर राज किया है, जनता का पैसा इन्होंने खाया है। हेराल्ड घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, जो हेलीकॉप्टर घोटाला, यानी कई तरह के बहुत सारे घोटाले इनकी तरफ से किए गए। लाखों करोड़ों अरबों रुपए की इनके पास संपत्ति है। उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से कोरोना काल के दौरान किसी भी गरीब को एक पैसे की आर्थिक सहायता नहीं दी गई। किसी तरह का कोई भी आर्थिक पैकेज या सरकार को दान या गरीबों को दान कुछ नहीं किया गया। और वही कांग्रेस आज मंदिरों में पड़े धन और मंदिरों की संपत्ति पर पैनी नजर लगाए हुई है। कुल मिलाकर के सोनिया गांधी की मंदिरों पर राजनीति शुरू हो चुकी है और मंदिरों के पैसे की चोरी करने का सपना अब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी सुन रही है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को करारा जवाब भी दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने स्पष्ट बोल दिया है कि आप जो मंदिरों का धन है, संपत्ति है, वो सरकार के हवाले कर दीजिए, लेकिन फिर सरकार को मंदिरों के हवाले कर दीजिए। मंदिर की ट्रस्ट ही सरकार को चलाएगी। इस तरह से करारा जवाब कांग्रेस को दिया गया और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से स्पष्ट बोला गया कि सिर्फ मंदिरों को टारगेट क्यों कर रही है कांग्रेस। सोनिया गांधी के इशारे पर पृथ्वीराज चव्हाण ने जो बयान दिया है उस पर घमासान मचा हुआ है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार में नेता और जो इसके विधायक हैं कांग्रेस के, पृथ्वीराज चव्हाण, उद्धव ठाकरे की तरफ से इस बात पर किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र सहित केंद्र सरकार को एक राय देना या फिर बोल सकते हैं कि मंदिरों की संपत्ति हड़पने की
जो राय है वो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से दी गई, या यूं कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को इस पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस की तरफ से मंदिरों की सड़क जो संपत्ति हड़पने की मांग है वो की गई है। लेकिन महाराष्ट्र सहित अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस की इस रणनीति को लेकर के घमासान मचा हुआ है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मजदूरों की घर वापसी नहीं करवाने वाली पश्चिमी बंगाल की तानाशाही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम वर्ग के लोगों को अजमेर दरगाह से राज्य में ला सकती है, लेकिन जो पश्चिमी बंगाल के मजदूर अन्य राज्यों के अंदर फंसे हुए हैं उनको नहीं लाएगी। यहां तक कि श्रमिक ट्रेन चलाने तक की परमिशन ममता बनर्जी की तरफ से नहीं दी गई। लेकिन मुस्लिम वर्ग के कुछ समुदाय विशेष के लोग जो अजमेर, राजस्थान के अजमेर की दरगाह के अंदर ठहरे हुए थे, फंसे हुए थे, उनको वापस वो लेकर जा सकती है। लेकिन दूसरे राज्यों में मजदूरों को किसी भी हालत में वापस पश्चिमी बंगाल में एंट्री या उन्हें लाने के लिए किसी तरह का काम पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो सियासी जंग है वो छिड़ चुकी है। बीजेपी भी कई तरह के आरोप लगा रही है। ममता ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को सांप्रदायिक रंग जो दे दिया है, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने आगे 2021 में चुनाव है विधानसभा का पश्चिमी बंगाल में, उसी को देखते हुए अब मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर के मजहबी कार्ड ममता बनर्जी की तरफ से खेला गया है। कुल मिलाकर के इस तानाशाही ममता बनर्जी के राज्य पश्चिमी बंगाल के अंदर राष्ट्रीय शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के दौरान पश्चिमी बंगाल की जनता को इस ममता बनर्जी ने, इस तानाशाही ने कोरोना के हवाले कर दिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो पालगढ़ में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को वामपंथियों ने साजिश के तहत पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। काफी भीड़ एकत्रित करके, एक तथाकथित भीड़ एकत्रित करके पीट पीट कर 2 साधुओं और एक ड्राइवर को पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। इस केस के आरोपियों की अभी गिरफ्तारी ही नहीं हुई थी कि इस केस के जो पालघर मॉब लिंचिंग मामले का जो केस लड़ रहे हैं उनके वकील की आज हत्या कर दी गई है। इस तरह का आरोप विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सहित संतों की तरफ से लगाया जा रहा है। यानी कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर आज इन वकील की एक हादसे के अंदर डेथ हो गई। इस वकील का नाम है दिग्विजय त्रिवेदी। इनकी एक सड़क हादसे में डेथ हो गई। इनके साथ एक महिला इनकी सहयोगी वकील भी थी, वो काफी गंभीर रूप से घायल हुई है। लेकिन इस हादसे को अब बीजेपी की तरफ से, संतों की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बताया जा रहा है कि हो सकता है इस पालघर केस को लेकर किसी तरह की साजिश हो, और उसी को लेकर के अब बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और डीजीपी से इस मामले की जांच करवाने की मांग है वो की है। कुल मिलाकर के जो इस पालघर केस मामले को लेकर के आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले ही इनके वकीलों की हादसों में डेथ हो रही है इस केस के, तो कोई ना कोई साजिश है वो जरूर है। कुल जो ये एक हादसा है या फिर वाकई में ही कोई साजिश है, ये तो जांच में स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल इसमें जांच करवाने की मांग जो अब उठनी शुरू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति के सामने चीन पूरी तरह से बौखला गया है। जी हाँ दोस्तों, चीन के वुहान शहर से फैले इस कोरोना वायरस को लेकर के अमेरिका चीन पर काफी दावे भी बोल रहा था, और अब प्रधानमंत्री मोदी के जाल में चीन बुरी तरह से फंस गया है। जिस तरह कश्मीर मुद्दे को लेकर चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, उसका साथ देता है, उसी तरह से अब भारत जो तालिबान है उसका साथ देगा। यानी कि ड्रैगन चीन तालिबान को अपने देश का हिस्सा मानता है। लेकिन अब तक जो भारत की नीति थी वो यही थी कि वन चीन, यानी कि तालिबान और चीन को एक ही समझाता था, वन चीन की जो नीति थी भारत की अभी। लेकिन फिलहाल जो पाकिस्तान के साथ दे रहा है ये ड्रैगन चीन, इसके अलावा आतंकवाद का साथ दे रहा है, इसके अलावा भारतीय सीमा पर जो भारतीय सैनिकों के साथ जो गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहा है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीन के प्रति विदेश नीति यानी वन चीन में काफी बदलाव किया है। और अब
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तालिबान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अब ड्रैगन चीन ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है, लेकिन अब भारत ने दुनिया के देशों में ताइवान को WHO का सदस्य बनाने की मांग की है, आवाज उठाई है, जिसके बाद चीन तिलमिलाया हुआ है। वैसे तो अमेरिका जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, कई देश है वो ताइवान को WHO का सदस्य बनाने के बारे में आवाज उठा चुके हैं, लेकिन अब भारत और अमेरिका मिलकर के जो ताइवान को WHO का सदस्य बनाने की आवाज उठा रहे हैं, जिससे ड्रैगन चीन को काफी मिर्ची लगी है और ड्रैगन चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अमेरिका भारत मिलकर अब चीन को अपने जाल में फंसा चुके हैं। बॉर्डर पर चीनी सैनिकों के द्वारा जो दखलंदाजी की गई थी उसका बदला भी अब भारत लेने जा रहा है। भारत ने अब चीन और ताइवान के प्रति जो वन चीन की नीति थी उसमें बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से जो ड्रैगन चीन पूरी तरह से तिलमिला उठा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी हैं, लोकसभा प्रतिपक्ष नेता, उन्होंने ताइवान को लेकर के चीन पर तंज कसा थी, चीन को ललकारा। तो राहुल गांधी अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट डिलीट करवा रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का प्रेम चीन के प्रति कितना है ये तो झलक ही रहा है, क्योंकि चीन की कई बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान में रह रही है या फिर उन कंपनियों की मांग बढ़ाने का काम हिंदुस्तान में कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और उसके बदले उनको अच्छा कमीशन मिल रहा है। इसलिए अधीर रंजन चौधरी के जो ट्वीट था, चीन पर जो तंज कसा गया था, चीन को ललकारा था, उस ट्वीट को राहुल गांधी ने तुरंत प्रभाव से डिलीट करवा दिया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस और चीन के कितने अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन अब चीन को भारत और अमेरिका मिलकर बड़ा सबक सिखाने वाले हैं। WHO का सदस्य बनाने की मांग जो भारत की तरफ से अब उठाई जा रही है। कई देशों के साथ मुलाकात भी हो चुकी है इस मामले को लेकर के। ताइवान को WHO का सदस्य बनाने के लिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कई ऐसे देश हैं जो इनके साथ है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सब मिलकर के अमेरिका सहित चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने चीन से सभी अपने रिश्ते हैं वो तोड़ दिए हैं। ट्रेड वार का जो रिश्ता था वो भी टूट चुका है। पूरी तरह से चीन अब अकेला पड़ गया है, उसका दोस्त है तो सिर्फ पाकिस्तान। कुल मिलाकर के अब चीन को सबक सिखाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठान ली है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो लॉकडाउन 4.0 का 16 मई को गृह मंत्रालय ऐलान कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन 4.0 को लेकर के संबोधन नहीं करेंगे, देश को संबोधित नहीं करेंगे। इस तरह की जानकारी सोर्सेस के आधार पर मिल रही है। हमारे सूत्रों से जानकारी यही मिल रही है कि इस बार सिर्फ गृह मंत्रालय से गाइडलाइन जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद देश को संबोधित नहीं करेंगे और साथ ही श्रमिक ट्रेन से स्पेशल ट्रेन चलाने की परमिशन भी मिल सकती है, अनुमति भी मिल सकती है। और इसके साथ ही जो सड़कों पर कई तरह की सरकारी बसें, यानी कि ज़्यादा सरकारी बसें, ऑफिस आने जाने वाले साधन, अनेकों तरह की गाड़ियां सड़क पर चलती हुई नजर आएगी लॉकडाउन 4.0 के अंतर्गत। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन 4.0 एक नए नियमों के साथ होगा, नए चाल चलन के साथ होगा और ऐसे में माना जा सकता है कि लॉकडाउन 4.0 में सरकार लोगों को खुद से ही अवेयर रहने की जो राय है वो दे रही है, यानी खुद ही लोग अपनी सुरक्षा करें, खुद ध्यान रखें अपना। इस बात पर जोर केंद्र सरकार फिलहाल देती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर सरकारी बसों सहित अन्य गाड़ियां हैं वो ज्यादा दौड़ती हुई नजर आएगी। नए नियमों के साथ लॉकडाउन 4.0 को लागू है वो किया जाएगा। कल इसकी गाइडलाइन जारी की जा सकती है। कल 16 मई को निश्चित है इसकी गाइडलाइन जारी होगी, लेकिन हॉटस्पॉट और रेड जोन को खास तरह से लोकेट भी किया जा सकता है, यानी कि जहां भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र जैसा राज्य है या अन्य कहीं जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है, यूपी के अंदर भी है, राजस्थान में भी है, तो उन रेड जोन और जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं उन पर खास तरह का ध्यान रखा जाएगा, उनमें पाबंदियां जारी रहेगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी होगा। ये जो लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन में दिखाया जाएगा, यानी कि जो भी एडवाइजरी जारी होगी वो कल हो जानी चाहिए। इस तरह के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि काफी हद तक छूट भी लॉकडाउन 4.0 में मिलेगी ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। और इस लॉकडाउन को लेकर के जो गृह मंत्रालय ही ऐलान करेंगे, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संबोधन में कुछ
बताने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज फिर से सबूत दिया है कि उद्धव सरकार एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से नहीं चल रही है, बल्कि उद्धव ठाकरे की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से एमएलसी सीटों के चुनावों को लेकर के बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे की जो बैठक हुई थी शिवसेना के नेताओं की बीजेपी के नेताओं के साथ, उसमें कुछ न कुछ तय जरूर हुआ था और उसी का परिणाम है कि अब ईद के पर्व पर जिस तरह से जो इस कोरोना वायरस के दौरान काफ़ी ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो सकती है, यानी कि इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के अंदर पहले भी नमाज पढ़ने के मामले को लेकर के जो कई तरह की भीड़ सामने आ चुकी है, अब इसको लेकर के महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग के लिए उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हेल्प मांगी है, यानी कि 20 टुकड़ियां केंद्रीय बल की महाराष्ट्र में भेजने की मांग जो अपील और मांग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उद्धव ठाकरे के द्वारा की गई है। कुल मिलाकर के 35 से ज्यादा टुकड़ियां फिलहाल महाराष्ट्र में मौजूद है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले हर रोज बढ़ रहे हैं, अब उसको कंट्रोल करने के लिए उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर बोल सकते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से 20 टुकड़ियां केंद्रीय बल की महाराष्ट्र में भेजी भी जा सकती है। अब उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया है कि एनसीपी और कांग्रेस तो उद्धव सरकार को बदनाम किए हुए है, कोरोना काल के दौरान भी उद्धव ठाकरे को बदनाम करने में बिजी है। किसी तरह का सहयोग एनसीपी और कांग्रेस कोरोना वायरस के साथ जो लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की, उसमें किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब उद्धव ठाकरे सरकार की इस कोरोना वायरस से लड़ाई में काफी सहायता है वो कर सकते हैं। कोरोना के मामलों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मदद मांगने का मतलब साफ है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में नजदीकियां हैं वो बढ़ रही है। कुल मिलाकर के अब शिवसेना के तेवर बदले बदले हुए भी नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी को ललकारने का काम उद्धव ठाकरे कर चुके हैं। एमएलसी सीटों को लेकर के 2 सीटों पर जो कांग्रेस ने नामांकन भरना चाहा था, लेकिन उस टाइम उद्धव ठाकरे के कड़े तेवर देख करके सोनिया गांधी डर गई थी और निश्चित है उन्होंने अपना एक नामांकन है वो रद्द कर दिया था। सिर्फ एक ही एमएलसी सीट के लिए नामांकन कांग्रेस की तरफ से भरा गया था। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात और नरेंद्र मोदी जी से महाराष्ट्र की जनता को बचाने की अपील ये स्पष्ट कर रहा है कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं बीजेपी के नजदीक आ रहे हैं। बीजेपी के साथ नजदीकियां अब उद्धव ठाकरे की बढ़ रही है और खबर तो राजनीति के गलियारों से ये भी निकल रही है कि इस कोरोना काल से लड़ने के बाद, इस कोरोना काल के गुजर जाने के बाद शिवसेना अपने घर वापसी कर सकती है। उसके बाद बीजेपी शिवसेना को समर्थन करेगी। एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद शिवसेना बीजेपी के साथ नया गठबंधन बनाएगी और ऊपर से सहयोग करते हुए उद्धव ठाकरे सीएम गद्दी पर बने रहेंगे। बीजेपी शिवसेना को ऊपर से सहयोग करेगी तो निश्चित है उद्धव सरकार चलती रहेगी और एनसीपी कांग्रेस को सत्ता से दूर करने के लिए बीजेपी की तरफ से इस तरह का कदम उठाया भी जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी के साथ शिवसेना की नजदीकियां हैं वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ शिवसेना के विधायकों में, शिवसेना के नेताओं में भी एक तरह से उद्धव ठाकरे की खिलाफत होती जा रही थी दिनों दिन। इसलिए उद्धव ठाकरे ने अपनी सीएम गद्दी बचाने के लिए और एमएलसी चुनाव करवाने के लिए सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इसकी अपील की थी और उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत का पूरा गेम बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की इस सीएम कुर्सी को लेकर के क्या बीजेपी शिवसेना को समर्थित कर सकती है, इस पर आपके क्या विचार है? आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।